हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्नाटका संचारा चैनल। आज के इस अंक में हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के विभिन्न पाठों, कविताओं और महान विभूतियों के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण एक वाक्य के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न न केवल परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि हमारे सामान्य ज्ञान और साहित्य की समझ को भी बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक चीजें खरीदने के लिए कहाँ गए थे? उत्तर, लेखक चीजें खरीदने चौक में गए थे। यह प्रश्न सेब नामक पाठ से है, जहां लेखक बाजार की हलचल का वर्णन करते हैं। लेखक को क्या नजर आया? लेखक को रंगदार गुलाबी सेब नजर आया। लेखक एक दुकान पर सजे हुए ताजे और आकर्षक सेबों को देखते हैं। अगला प्रश्न, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? उत्तर, रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक जी का जी ललचा उठा। सेब की सुंदरता और रंगत ने लेखक को उसे खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। अगला प्रश्न, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? उत्तर, टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। पहले टमाटर को केवल सजावट माना जाता था, पर अब यह भारतीय रसोई की जरूरत है। अगला प्रश्न, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? उत्तर, स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। लेखक के अनुसार फलों का राजा आम स्वाद में सेब से श्रेष्ठ है। रोज एक सेब खाने से किन की जरूरत नहीं है? रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यह प्रसिद्ध अंग्रेजी कहावत एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे पर आधारित है। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। यह अभिनव मनुष्य कविता से है, जो आधुनिक युग के बदलावों को दिखाती है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। कवि दिनकर के अनुसार मनुष्य ने विज्ञान के जरिए प्रकृति यानी तापमान, वायु पर नियंत्रण पा लिया है। अगला प्रश्न है, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं। यह मनुष्य की विनाशकारी शक्ति और विज्ञान पर उसकी पकड़ को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम क्या है? अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी हिंदी के राष्ट्र कवि माने जाते हैं। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। मनुष्य ने धरती, जल और आकाश की बाधाओं को विज्ञान से दूर कर दिया है। अगला प्रश्न है, नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? नर गिरि, सरिता और सिंधु को एक समान लांघ सकता है। आधुनिक मनुष्य के लिए पहाड़, नदी और समुद्र को पार करना अब मुश्किल नहीं रहा। अगला प्रश्न है, आज मनुज यान कहाँ जा रहा है? मनुज का यान गगन में जा रहा है। यह अंतरिक्ष विज्ञान में मनुष्य की प्रगति की ओर इशारा करता है। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। यह मेरी सफलता के सोपान पाठ से है, जो कलाम जी के प्रारंभिक जीवन को बताता है। अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर चूने, पत्थर और ईंटों से बना हुआ एक पक्का घर था। अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें दुर्लभ वस्तु थी। कलाम जी को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उस समय किताबें मिलना आसान नहीं था। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? शमसुद्दीन अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई थे। शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के वितरक थे और कलाम जी की मदद करते थे। अब्दुल कलाम जी की बड़ी बहन का नाम क्या है? अब्दुल कलाम जी की बड़ी बहन का नाम जोहरा है। कलाम जी के जीवन और शिक्षा में उनके परिवार का बड़ा योगदान है। तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को मुखिया मानते हैं। तुलसी के दोहे में मुख, मुंह की तुलना परिवार या समाज के नेता से की गई है। अगला प्रश्न है, मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? मुखिया को मुख के समान रहना चाहिए। जैसे मुख खाता अकेले है पर पोषण पूरे शरीर को देता है, वैसे ही मुखिया को सबका ध्यान रखना चाहिए। हंस का गुण कैसा होता है? बुरे गुणों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाना हंस का गुण होता है। यह नीर
क्षीर विवेक की बात करता है, यानी दूध को अपनाना और पानी को छोड़ देना। मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख सारे अंगों का पालन पोषण करता है। जो भी भोजन मुख ग्रहण करता है उसकी शक्ति शरीर के हर हिस्से को मिलती है। दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। तुलसीदास जी के अनुसार बिना दया के धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। तुलसीदास जी किस शाखा के कवि है? तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। उन्होंने भगवान राम के आदर्श जीवन पर रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या है? तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम था। उनके जीवन के शुरुआती संघर्षों में इनके नाम का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। कहा जाता है कि जन्म के समय उनके मुख से राम शब्द निकला था। पाप का मूल्य क्या है? पाप का मूल अभिमान है। अहंकार या घमंड ही मनुष्य से गलत काम यानी पाप करवाता है। तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक है। मुश्किल समय में धन नहीं बल्कि आपकी शिक्षा, विनम्रता और बुद्धि ही काम आती है। अगला प्रश्न, सिंगाफो आदिवासी कहाँ रहते थे? सिंगाफो आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में रहते थे। यह पाठ सबसे पहले घर या लोक कथाओं से प्रेरित है। सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किसने सिखाया? सबसे पहले आदमी को मकान बनाना पशु पक्षियों ने सिखाया। मनुष्य ने जानवरों के घोंसलों और गुफाओं को देखकर घर बनाने की प्रेरणा ली। मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त कहाँ चल पड़े? मकान के बारे में पूछताछ करने दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। वे जानवरों से यह सीखना चाहते थे कि एक सुरक्षित घर कैसे बनाया जाए। दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले किससे हुई? दोस्तों की मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। कहानी के क्रम में विशालकाय हाथी उनका पहला मार्गदर्शक बना। दोस्तों ने क्या तय किया? दोस्तों ने मकान बनाने के बारे में तय किया। वे असुरक्षित जीवन को छोड़कर एक स्थायी निवास बनाना चाहते थे। हाथी से उत्तर पाकर दोस्त किससे मिले? हाथी से उत्तर पाकर दोस्त सांप से मिले। उन्होंने अलग अलग जीवों से घर की बनावट के बारे में जानकारी ली। सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने क्या किया? सब जानवरों की बातें सुनकर दोस्तों ने मकान बनाया। अंततः उन्होंने सभी से सीखे हुए ज्ञान का उपयोग कर अपना घर तैयार किया। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? दक्षिण से उत्तर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। यह कर्नाटक के भूगोल और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का परिचय देता है। कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है? कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात है जोग, अब्बी, गोकाक और शिवन समुद्र आदि। ये कर्नाटक के पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के प्रमुख केंद्र है। श्रवणबेलगोल की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? श्रवणबेलगोल की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट है। यह जैन धर्म का एक महान तीर्थ स्थल है और यह दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्तियों में से एक है। किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। यह शहर भारत का प्रमुख आईटी हब और तकनीकी केंद्र है। भद्रावती के दो प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के कारखाने हैं। यह कर्नाटक के औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर नगर में है। यह अपनी सुंदर गौथिक शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षण स्थान कौन सा है? विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षण स्थान गोल गुंबज है। यह अपनी विशालता और प्रतिध्वनि विस्परिंग गैलरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? अरबी समुद्र कर्नाटक की पश्चिमी दिशा में है। कर्नाटक का पूरा तटीय किनारा इसी समुद्र से लगा हुआ है। कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन से पर्वतमालाएं शोभायमान है? कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी पर्वतमालाएं शोभायमान है। नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मिलन स्थल पर स्थित है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आप अपनी परीक्षा की तैयारी को
इसी तरह आसान बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। ऐसे ही और शैक्षणिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।